तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग का एग्जाम चल रहा है, आपको पता है। तो 1 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 31 मई की छुट्टी थी। एक दिन के गैप के बाद में क्या यहाँ पर चेंजमेंट आया है, एमपी के क्वेश्चन यहाँ पर बढ़े हैं, कौन कौन से एमपी के क्वेश्चन आए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं पिंकी साध, जिनके 72 नंबर है और हाईएस्ट नंबर थे इनके लैब में, रोहित द्विवेदी जिनके 64 नंबर है, और दीप्ति दुबे, इनके नंबर हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन इन तीनों लोगों ने हमारे पास में जो है प्रश्नों को भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे के सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक मिलने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों लोगों के द्वारा जो भेजे गए प्रश्न मैच कर रहे थे, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपके लिए ऑथेंटिक ही लेकर के आए हैं। बहुत सारे प्रश्न हमको मिल गए हैं और रोहित द्विवेदी जी ने तो मैथ के भी काफ़ी सारे प्रश्न हमको बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंकी साथ जी, रोहित द्विवेदी जी और दीप्ति दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी का शाम को भी एग्जाम है, तो इन्होंने ये भी कहा कि शाम को भी सर हम आपको क्वेश्चन भेजेंगे। ठीक है, चलिए आपका भी अगर अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। जैसे कि आज इन लोगों ने किया है तो दूसरों की भी मदद हो जाएगी। तो ये नंबर जरूर याद रखिएगा, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं और जो हम डिटेल में जानकारी देते हैं वहां से भी बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं, ऐसा रोहित द्विवेदी जी का कहना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पूर्णतः संविधान साक्षर जिला कौन सा है? सही आंसर है कोल्लम। कोल्लम एक ऐसा जिला है जो भारत का पूर्णतः संविधान साक्षर जिला। अभी जनवरी का करंट अफेयर है, यानी कि करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं 4 से 5। तो कल सुबह आपको जनवरी का करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देखिए भारत का पहला पूर्णतः संविधान साक्षर जिला केरला का कोल्लम बन गया है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी घोषणा 15 जनवरी को की। ठीक है ना, तो 15 जनवरी का करंट अफेयर है, यानी करंट अफेयर से प्रश्न आपके बन रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशवंत चंद्रचूड़ कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आपको पता है 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने 49वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश थे यू ललित का स्थान जो है इन्होंने लिया है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। ठीक है, 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शंकर लक्ष्मण का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी के जादूगर भी कहे जाते हैं, हॉकी से संबंधित है शंकर लक्ष्मण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी आपको देते हैं शंकर लक्ष्मण के बारे में। तो देखिए शंकर लक्ष्मण 7 जुलाई 1933 से 29 अप्रैल 2006 तक, ठीक है, एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। वह 1956, 1960, 1964 के ओलंपिक में भारतीय टीम के गोलकीपर थे, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता था। तो याद रखना शंकर लक्ष्मण किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है शंकर लक्ष्मण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान, देखिए हमने आपसे कहा था 1236 से लेकर के और आपका लगभग 1300 या फिर 1498 तक, यानी कालीकट के जो आपका वास्को डिगामा आया था, यहाँ तक का आपको जरूर पढ़ करके जाना। यहाँ से डेली प्रश्न आ रहे हैं और देखिए आज 1236 वाला प्रश्न आ गया। 1236 में रजिया सुल्तान शासिका बनी थी। प्रश्न पूछा गया है रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी, और ये रिपीटेड प्रश्न है। देखिए, तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिनका जन्म 1205 में हुआ था। उसने देश पर 1236 से लेकर के 1240, ये पूरा टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 1236 से 1240 तक शासन किया। वह एक साहसी सुल्तान थी और दिल्ली के सिंहासन पर नियंत्रण और हस्तक्षेप करने वाली पहली मुस्लिम शासिका बनी। उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली सल्तनत की शासिका यह बनी थी। ठीक है, देखिए अभी तक 25 मई से फर्स्ट फेज में जितने ही प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हमने वीडियो बना दी है। ठीक है, सर्च कर लेना। वैसे हम इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे वीडियो खत्म होगी ना, इस वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो अब तक 25 मई से जितने प्रश्न आए हैं उन सब प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके हमने ये वीडियो बना दी है। आज सुबह ही हमने या कल शाम को हमने इसको अपलोड किया था। 31 मई डली होगी डेट, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे? देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट डेट दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश में 52 जिले थे। तो आज एमपी से काफी सारे प्रश्न पूछे गए। देखिए, तो 31 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले थे। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 2023 में 55 है। याद रखना 2023 में ये जिले 55 हो गए। सर कौन कौन से नए जिले बने हैं? तो याद रखना नागदा, चाचौड़ा और मेहर, ये 3 नए जिले बने हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पर अभी जाएंगे मध्य प्रदेश की, तो वहां पर अभी भी 52 जिले शो हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेट देकर के पूछा है, यानी कि इन्होंने 2023 के इन तीनों जिलों को माना है। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 2023 में या फिर वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, तो आपको 55 लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2021 महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि
20 जून तक लगातार हम एग्जाम एनालिसिस आपका करवाने वाले हैं। देखिए, तो 2021 महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर भूषण कुमार को 2021 का महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, आइए देख लेते हैं। नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग 2021 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वार्षिक पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना, किसने शुरू किया है, तो इस पुरस्कार को तो गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन, क्योंकि अब आजकल ये भी पूछ लिया जा रहा है कि इस पुरस्कार को किसने शुरू किया था। ठीक है, तो इस पुरस्कार को किसने शुरू किया था, गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कैल्शियम धातु है या फिर धातु है, तो आपको पता है कैल्शियम एक धातु है और कैसी धातु है, तो क्षारीय मृदा धातु है कैल्शियम। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कैल्शियम एक रासायनिक तत्व है, यह आवर्त सारणी के द्वितीय मुख्य समूह का धातु तत्व है, यह क्षारीय मृदा धातु है। याद रखना, क्षारीय मृदा धातु है और शुद्ध अवस्था में यह अनुपलब्ध है, शुद्ध नहीं मिलता। ठीक है, किंतु इसके अनेक यौगिक प्रचुर मात्रा में भूमि में मिलते हैं। भूमि में उपस्थित तत्वों में मात्रा के अनुसार इसका 5वां स्थान है। यह जीवित प्राणियों के लिए अति आवश्यक होता है। तो कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब यहाँ से कुछ भी प्रश्न अगर आपका कैल्शियम से बन जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5वां स्थान है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, और ये शुद्ध नहीं मिलता है, इसको जो हमेशा यौगिक के रूप में मिलता है। ये सारे प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं। देखिए, अकबर ने हुमायूं का मकबरा कब बनवाया था, सही आंसर हो जाएगा 1569-70 में अकबर और अकबर की मां ने मिलकर के हुमायूं का मकबरा बनवाया था। देखिए कहां पर ये हुमायूं का मकबरा है, तो देखिए इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य संरक्षक, जिसका नाम है एम्प्रेस बेगा बेगम या जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा बनवाया गया था। और अकबर यानी इन दोनों ने मिलकर के बनवाया था। कब, 1569 से 70 में बनवाया था। और मिर्जा गियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद द्वारा चुने गए फारसी आर्किटेक्ट द्वारा इसको निर्माण किया गया था। यानी कि इन लोगों ने मिलकर के बनवाया था। मुख्य रूप से हाजी बेगम और अकबर ने मिलकर के बनवाया था। 1569-70 में हुमायूं का मकबरा बना था। कहाँ पर है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है, ऑप्शन में अमरवेल दिया हुआ था, तो अमरवेल जो है वो आपका एक परजीवी पौधा है। कैसे है, आइए देख लेते हैं। अमरवेल की बात करते हैं। अमरवेल एक परजीवी पौधा है। चूंकि अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाता है। यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसी से रेडीमेड खाना बना लेता है। यानी कि दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है। आपको होता है प्रकाश संश्लेषण में अगर आपको खाना बनाना है तो क्लोरोफिल मुख्य रूप से आवश्यक है। क्लोरोफिल ना होने की वजह से यह प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन नहीं बना पाता है और यह दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो याद रखना आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। अब देखिए, हम सोच रहे हैं एक वीडियो और बना दिया जाए आपके लिए, जिसमें जितने भी आपके मुख्य संगठन हैं, जो जैसे आसियान हो गया, सार्क हो गया, ठीक है ना, यूएनओ हो गया, इन सब के ऊपर एक वीडियो हम बना देंगे, जिससे कि यहाँ से तो डेली ही प्रश्न आ रहे हैं। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिनमें इस संगठन से प्रश्न नहीं आ रहा हूँ। तो कल आपको 2 वीडियो मिलने वाली है। एक तो आपको सुबह जनवरी की करंट अफेयर मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करंट पूछी जा रही है वो जनवरी से ही पूछी जा रही है। और दूसरी आपको ये संगठन वगैरह जो है इनकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोनों वीडियो आपको देख करके जाना। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए, तो आसियान की स्थापना की बात करते हैं, क्योंकि स्थापना भी पूछी जा सकती है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस है। देखिए, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस है। भारत में मधुमक्खी की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, तो भारत में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, तो देखिए छोटी मधुमक्खी है, उसके बाद में देसी मधुमक्खी है, भैरव मधुमक्खी है और इटालियन मधुमक्खी है। ये 4 प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। ये प्रश्न आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन बताएं और आंसर बताएं और निकल लें। हमारा काम यह है कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताएंगे, उसका डिटेल में जानकारी देंगे और उससे संबंधित आगे कौन सा प्रश्न बन सकता है ये भी बताने का काम हमारा रहता है। इसीलिए अपना चैनल सक्सेस जंक्शन दूसरों से अलग है, क्योंकि हम डिटेल में पूरी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एमपी पुलिस, एमपीएसआई आने वाला है, वर्ग 1, 2, वर्ग 2 है, सबका एग्जाम एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, सही आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। एक बार यही पूछ लिया था कि जेम्स चैडविक जो है वो कहाँ के निवासी हैं, तो याद रखना ब्रिटेन के निवासी हैं जेम्स चैडविक। ठीक है, 1931 में इसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे n से दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन एक उप परमाणुविक कण है जो कि सभी प्रकार के पदार्थों के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। याद रखना,
न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में ही आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन, भाई लगातार ये पांचवी छठवीं बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो कुल 78% जो है नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। ये जितने भी रिपीटेड प्रश्न है ना, इन सबको मिला करके फेज 1 जो आपका हुआ है जेल पेरी या फॉरेस्ट गार्ड का, उसके ऊपर एक वीडियो हमने बना दी है। 25 मई से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो एक वीडियो हमने बना दी है, आप सर्च कर लेना चाहे तो, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब कल शाम को हमने इस वीडियो को अपलोड किया, जाकर के आपको जरूर देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो एक तरफ से देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। या फिर कम्युनिटी जो है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी जो पोस्ट होती है उस पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। कल शाम को हमने इसको पोस्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण जलवाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है, जो कि 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसकी मात्रा 20.95% है। यानी कुल मिलाकर के लगभग 99% जो वातावरण है वो आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मिलकर के बना देती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशनर्स अकादमी के अध्यक्ष कौन है? काफी कठिन प्रश्न पूछा गया। सही आंसर आपका दीपक मोहंती हो जाएगा। पेंशनर्स अकादमी के अध्यक्ष दीपक मोहंती है। देखिए, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। 14 मार्च 2023 को जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया था कि केंद्र सरकार पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्वकालिक सदस्य दीपक मोहंती को PFRDA के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है। यानी कि आपका 15 मार्च 2023, यानी कि मार्च 2023 की भी करंट अफेयर आपसे पूछ ली है। तो करंट अफेयर के 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। कल जनवरी का करंट अफेयर आएगा और शाम तक आपको फरवरी और मार्च का भी करंट अफेयर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आपका एग्जाम हुआ, तो अप्रैल तक की करंट अफेयर हम आपको कवर करा देंगे, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है वो लोग इस सुविधा से वंचित हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप सक्सेस जंक्शन पर जुड़े हुए हैं तो हम आपके लिए ये वीडियो और ये सुविधा लेकर के आ रहे हैं। 4 महीने की करंट अफेयर आपको देखने को मिलने वाली है। सासाकावा अवार्ड कौन देता है? तो आपको पता है, संयुक्त राष्ट्र का ये अवार्ड है, सासाकावा अवार्ड। सासाकावा अवार्ड क्यों दिया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार आपदा जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। निप्पॉन फाउंडेशन, नाम याद रखना, निप्पॉन फाउंडेशन और UNDRR की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाने वाला यह पुरस्कार 30 साल से भी ज्यादा समय से दिया जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि आपको संयुक्त राष्ट्र दिया गया हो सकता है उसमें निप्पॉन फाउंडेशन और UNDRR का नाम दिया गया हो, तो देख लेना कि किसका नाम वहां पर दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पपीता कौन से कार्बनिक रसायन से पकाया जाता है? अब यहाँ पर ऑप्शन में 2 चीज आपको दी गई हुई। पपीता कौन से पकाया जाता है? तो देखिए, या तो आपको एथिलीन दिया गया होगा या फिर आपको कार्बाइड दिया होगा। तो ये दोनों आंसर आपके सही है, एथिलीन और कार्बाइड, इन दोनों से पपीता को पकाया जाता है। देखिए, फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन एथिलीन है। अधिकांश फल एथिलीन नामक एक गैसीय यौगिक का उत्पादन करते हैं जो पकने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो एथिलीन हो, एसिटिलीन हो, ये सब फलों के पकाने के रूप में यूज किया जाता है। और कार्बाइड से भी जो है फलों को पकाया जाता है। तो कार्बाइड या फिर एसिटिलीन आपको ऑप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाई वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, जो इधर उधर फर्जी के ही वीडियो देख करके भटकते रहते हैं, ठीक है ना। अभी 2-3 चैनल ऐसे पूल उल करके पता नहीं कौन कौन से चैनल हैं, वो एग्जाम शुरू होने के आधा घंटा पहले ही अपना एग्जाम एनालिसिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन वहाँ पर कराते रहते हैं और लोग उसी को देख करके खुश होते रहते हैं। तो याद रखना, जो ऑथेंटिक प्रश्न है वो सही टाइम पर लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद, एग्जाम के 1.5 से 2 घंटे बाद आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही ऑथेंटिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, सारे के सारे रियल प्रश्न, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए। संभारिक में क्या समान होता है? सही आंसर हो जाएगा परमाणु भार जो है वो संभारिक में परमाणु भार समान होता है। देखिए, तो हम संभारिक बता देंगे और सम न्यूट्रॉनिक भी बता देंगे, क्योंकि दोनों पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो परमाणु भार एक समान लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है, यानी परमाणु भार समान होता है संभारिक में और परमाणु संख्या इनकी अलग होती है, इनको हम संभारिक कहते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कौन होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। जिनमें न्यूट्रॉन समान होंगे उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, जिसमें परमाणु भार समान होता है उन्हें समभारिक कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल पुरस्कार किस देश से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन से संबंधित है नोबेल पुरस्कार। इससे पहले नोबेल पुरस्कार का प्रश्न आ चुका था कि नोबेल पुरस्कार क्यों बनाया गया था, ठीक है ना, तो वो आपको बता दिया था हमने। देखिए, यह पुरस्कार संस्कृति और वैज्ञानिक खोजों को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वीडिश तथा नॉर्वेजियन समितियों के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। लेकिन कौन से देश के द्वारा? तो स्वीडन, यानी देश अगर पूछे तो आपको स्वीडन ही बताना है, ठीक है ना। चलिए, स्वीडन के वैज्ञानिक एवं खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना 1895, डेट याद रखना, 1895 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल के याद में इस पुरस्कार को दिया जाता है। प्रश्न पूछा गया था अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में कौन कौन शामिल थे? आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स और स्वप्न कुमार, ये जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में शामिल थे। अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष जो है वो स्वप्न कुमार थे। देखिए कुछ जानकारी।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी। 1784 डेट आपको जरूर याद रखना, आगे आपसे डेट पूछी जाएगी, ठीक है ना। देखिए, इसका उद्देश्य प्राच्य अध्ययन का बढ़ावा देना। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने भारतीय इतिहास को भी प्रभावित किया। इन लोगों का क्या काम था, जो प्राच्य इतिहास है, पुरानी पुरानी चीज़ें जो हैं, इसको लेकर के ये जो है नई नई खोजें करते थे और इसके बारे में लिखा करते थे, जिसकी वजह से हमको भारतीय इतिहास की काफ़ी पुरानी जानकारी भी प्राप्त हुई थी। सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। स्वप्न कुमार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न हमने आपको पहले भी कराया था कि ये प्रश्न नाम बदल 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 करके पूछा जाता है, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसिटिक एसिड है, जिसे सिरका कहा जाता है। हो सकता है आपको ऑप्शन में सिरका भी दिया गया हो। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है। एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र आपको इसका याद रखना, क्योंकि रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं। CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, यह माफ कीजिएगा, यह कार्बोक्सिलिक एसिड नामक एक समूह से संबंधित है और इसलिए यह कमजोर एसिड है। जब एसिडिक एसिड को 5 से 8% के साथ पानी में मिलाया जाता हो तो ये जो है मिलकर के सिरका का निर्माण करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एसिटिक एसिड का गलनांक पूछा जा सकता है, तो 290 केल्विन जो है वो एसिटिक एसिड का गलनांक होता है और यह अक्सर कमरे के तापमान पर जम जाता है, इसलिए इसका एक और नाम है, याद रखना, एक और नाम इसका है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये नाम भी आपसे आगे पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ प्रश्न और यहाँ पर अभी सामने आ रहे हैं, जैसे कि आ रहा है मध्य प्रदेश सड़क एसोसिएशन को जो है ऋण कौन प्रदान करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये दोनों प्रश्न आपको देख लेना है, आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न अभी जस्ट आ रहा है तो हम इसमें टाइप नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर निकलें, जितने प्रश्न आपको याद हों, आप जो है अगर गाड़ी में बैठते हैं, अपने घर के लिए रवाना होते हैं, उन प्रश्नों को टाइप करके भेज दिया कीजिए, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा, जरा सा टाइम लगता है व्हाट्सएप पर टाइप करने में, नंबर हमने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात कर लेते हैं भाई। तो हिंदी में आज आपका पूछा गया था अंगूठा का विलोम क्या होता है, अंगूठा का विलोम पूछा गया था। द्विगु समास इनमें से कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 3 ऑप्शन द्विगु समास के थे और एक अलग था, वो ऑप्शन आपको पहचानना था। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके मुहावरे से पूछे गए थे। छादन का विलोम पूछा गया था, छादन का विलोम पूछा गया था। एक प्रश्न समानार्थी का, लिंग वचन से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका कारक विभक्ति से था। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य का भी एक प्रश्न देखा गया और प्रत्यय का भी एक प्रश्न देखा गया है। हिंदी आपकी ठीक ठाक आ रही, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 20 में से आप आराम से 17 से 18 नंबर ला सकते हैं। इस तरह की हिंदी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात इंग्लिश की करते हैं। तो इंग्लिश में आपको बताएं तो PQRS यानी कि पैराजंबल, आपके 3 प्रश्न पैराजंबल के पूछे गए हैं। पैराजंबल के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सर्च करना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग 67,000 उस पर व्यूज़ आ चुके हैं, क्योंकि वो ट्रिक वाली वीडियो है। मात्र आप 10 मिनट में PQRS आपका सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर 67,000 व्यूज अभी तक आ चुके हैं। सर्च कर लेना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी, उसको जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। ये 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला अगर आप वो वीडियो देख करके जाएंगे ट्रिक वाली। उसके बाद 2 प्रश्न आपके एंटोनिम के आए थे, 2 प्रश्न आपके सिनोनिम के आए थे। सिनोनिम में डेलीजेंट का आपका सिनोनिम पूछा गया था, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग कौन सी है, डेलीजेंट की, ठीक है। डेलीजेंट का सिनोनिम पूछा गया था। उसके बाद 2 प्रश्न आपके एंटो के हमने बताई दिए हैं। उसके बाद में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3 प्रश्न आए थे, 3 प्रश्न आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आए थे, ठीक है। वोकैब कुल मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन वोकैब के थे, जिनमें सिनोनिम ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता जाएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शाम वाला एग्जाम एनालिसिस आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने रोहित ने अभी जो है हमारे पास जो ये क्वेश्चन भेजे हैं, इन्हीं का शाम को भी एग्जाम है, तो उन्होंने कहा सर बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम शाम को भी भेजने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैथ की। तो रोहित जी ने मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर भेजे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो 3 व्यक्ति ABC की आयु का वर्तमान अनुपात जो है वो 3:4:5 है, ठीक है। यदि इनका औसत 70 है तो B और C के 10 साल पहले की आयु बताइए, यानी कि वर्तमान आयु इनकी इस अनुपात में है, इनका जो एवरेज है वो 70 है, तो 10 साल पहले की B और C की आयु आपको बतानी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से पूछे गए हैं और आपका मैथ थोड़ा अच्छे लेवल का आया है। x - 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 का मान क्या है, ये आपसे पूछा गया था। अभी तक x की पावर 4 तक पूछा जा रहा था, x की पावर 4 या फिर x की पावर 5 यहाँ तक पूछा था, इससे ज़्यादा नहीं पूछा था। लेकिन आज जो है आपका x की पावर 6 - 1/x की पावर 6 का मान क्या होगा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 120 डिग्री आंतरिक कोण में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यह आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
त्रिभुज एबीसी में दो आपकी भुजाएं हैं जो कि 48 और 27 हैं। यदि बीसी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है और एसीडी बराबर बीएसी है तो सीडी की आपको लंबाई बतानी थी। यह आपका त्रिभुज से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो एडवांस के 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न एडवांस के नहीं आ रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपका परसेंटेज से पूछा गया था, समय और दूरी से भी एक प्रश्न पूछा गया था, एवरेज के भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, एसआई और सीआई को मिलाकर के एक प्रश्न आपका पूछा गया था, 2 प्रश्न आपके एज के पूछे गए थे, जो कि एज का एक क्वेश्चन हमने ऊपर बता दिया है, एक क्वेश्चन और आपका एज से पूछा गया था, एक प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो से 2 प्रश्न, नाव और धारा से भी एक प्रश्न देखने को मिला था। ठीक है, सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट आपके क्रम से लगे हुए आ रहे हैं, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। जैसा पटवारी में हुआ था कि कुछ भी कहीं पर भी दे रहे हैं, ऐसा इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। सारे के सारे सब्जेक्ट आपके एक तरफ से लाइन से लगे हुए आ रहे हैं और सारे प्रश्न आपके 20-20 ही आ रहे हैं। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं, किसके टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हमें। तो सबसे पहले हमको 76 नंबर स्कोर देखने को मिला है, उसके बाद 72 नंबर हमने ऊपर आपको बता दिया, इनके 72 नंबर थे, ये टॉप स्कोर हमको देखने को मिला है। उसके बाद में 67 नंबर, उसके बाद में 64 नंबर रोहित जी का है जो हमने आपको दिखाया अभी बताया था, उसके बाद में 55 नंबर, उसके बाद में 54 नंबर। यानी कि पैटर्न जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ये कठिनाई का स्तर आपका बढ़ता जा रहा है, करंट अफेयर का जो है लेवल बढ़ता जा रहा है और आज एमपी की क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ आपको 24 घंटे बाद हमारे सक्सेस जंक्शन आपके जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कल तक की पीडीएफ ऑलरेडी डल चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, यहाँ पर आप अपनी कोई भी समस्या रख सकते हैं। लगभग 500 से 600 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी डाउनलोड करने के लिए, तो सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि यादव सर के क्लास नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है ना, नीतू मैम की जो नई किताब वोकैबुलरी वाली वो आपको फ्री में मिल जाएगी और ब्रह्मास्त्र जो फॉर्मूला बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये सुविधा केवल और केवल जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के लिए ही उपलब्ध है। आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके जब जाएंगे तभी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि लगातार हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम इसी तरह से लेकर के आने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, आपको अपने प्रश्नों को इस नंबर पर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर वो वीडियो दिखने लगी होगी जिसमें हमने 25 मई से अब तक के सारे प्रश्नों को एक साथ कंपाइल किया है। उस वीडियो को क्लिक करके आप देख लीजिए, तो आपको पुराने सारे प्रश्न कैसे आए हैं, क्या लेवल रहा है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी ही मिलते हैं दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में सेकंड शिफ्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।